Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So in our previous classes we have started your 12th chapter politics of planned development. Okay, we have completed till page number 237, left wing criticism of the mixed economic model. Okay, and today we are going to start the next topic, that is major outcomes of economic planning. So the early phase of planned development was marked by laying the foundation of both industrial growth and agricultural development, but the third objective, that of achieving socio-economic justice and reduction in poverty, was much more difficult to achieve. सो जो इकोनॉमिक प्लान जो प्लानिंग हो रही थी उसमें जो डेवलपमेंट का जो प्लान बन रहा था उसमें बेसिक फाउंडेशन क्या था, बेसिक जो पॉइंट्स थे जिसको हमें अचीव करना था वो क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी। जो भी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हम कम कर सकें, और जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, जो भी सोसाइटी में रिच एंड पुअर का जो गैप है या जो इनजस्टिस हो रहा है पुअर्स के साथ, उसको भी हम ख़त्म कर सकें। तो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए थर्ड वन ही था, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द गवर्नमेंट मेड investments in the basic and capital goods industries such as steel plants, machine tools, machinery, oil refineries, chemical fertilizers, and so on. 3 integrated iron and steel plants in the public sector with the capacity of 10 lakh tons each had been set up at राउरकेला, भिलाई and दुर्गापुर. सो इसके लिए डेवलपमेंट के लिए कि हमारी जो इकोनॉमिक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, इसके लिए कुछ डेवलपमेंट प्लान्स को इस्टेब्लिश किया गया जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सके। सो इसके लिए पहले क्या किया गया, स्टील प्लांट्स, मशीनरीज, जो भी ऑयल रिफाइनरीज है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे के लिए फैक्ट्री सेटअप की गई। कहाँ कहाँ पे मेजरली, राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर। The Hirakud Dam project in Odisha involved the construction of one of the longest dam in the world with 2 canals of irrigation and power installations. The Bhakra Nangal Dam had the largest belt conveyor system and the biggest powerhouse in Asia in those days. सो हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है उस वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन डैम बन रहा था। एंड सेकेंड, भाखरा नांगल डैम हैड द लॉन्गेस्ट बेल्ट कन्वेयर सिस्टम एंड द बिगेस्ट पावर हाउस इन एशिया इन दोज डेज। Agriculture and land reforms. The land tenure system introduced by the British rulers, especially the zamindari system, was exploitative and adversely. Next is agriculture and land reform. The land tenure system introduced by the British rulers, especially the zamindari system, was exploitative and adversely affected the agriculture productivity. Hence, after independence, several land reforms measure was initiated in the country. सो पहले के टाइम में जो लैंड टेंचर सिस्टम था, जो ज़मींदारी सिस्टम था कि लैंड से आप रेवेन्यू ले सकते हैं, जो ज़मींदार थे, सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इस सिस्टम को ख़त्म किया गया। फर्स्ट, द ज़मींदार्स लैंडलॉर्ड वे सिंपली द इंटरमीडिएट्स बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट। Many former zamindar acquired large areas of land for personal cultivation and the goal of equity in the distribution of land could not be achieved. A major cause of social agricultural productivity was the fragmentation of holding resulting in uneconomic holding. सो सबसे ज़्यादा ये ज़मींदारी सिस्टम को क्यों अबॉलिश किया गया, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो लार्ज एरिया लैंड का खुद के लिए पर्सनल कल्टीवेशन के लिए एक्वायर कर लेते थे, अपने पास रख ले लेते थे, और उनका गोल क्या रहता था कि उसको हम दूसरों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना करके ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका रेशियो था वो उन्हीं के पास रहे। Second, a major cause of slow agricultural productivity was the fragmentation of holding resulting in uneconomic holding.
दूसरा मेजर कॉज क्या था, जो ज़मींदार थे वो ज़्यादा प्रपोर्शन अपने पास रखते थे लैंड का, एंड जो लिटिल अमाउंट रहता था वो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. थर्ड, बाय द सीलिंग वी मीन द फिक्सिंग ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ होल्डिंग एंड द इंडिविजुअल कल्टिवेटर और द हाउस होल्ड कुड पोजेस. सो थर्ड पॉइंट क्या था, जो ज़्यादा अमाउंट जो लोग ज़मींदार ऑक्यूपाई कर ले रहे थे अपने पास, उसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स कल्टिवेटर्स में, ना कि खुद के हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए. सो देयर वॉज मच that still remained to be done in the field of land reforms and distribution of surplus land to landless agricultural laborers. Socio-economic justice, reduction in poverty. Socio-economic justice and reduction in poverty. Political and economic life was still dominated by the few rich people, the landlords and the few industrialists. The winding of a gulf between the haves and have-nots had led to an increase in the tension among classes. सो जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें स्टिल बहुत सारा रिच एंड पुअर्स के बीच में गैप था. जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे जो बहुत रिच थे, जो बहुत इंडस्ट्रियलाइज थे वो बहुत रिच थे, और वो पुअर के बीच में जो गैप था, जो गल्फ था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था, बिकॉज रिच सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रिच हो रहा था एंड पुअर सेक्शन और भी ज़्यादा पुअर हो रहा था. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फूड क्राइसिस. The partition of the country has created food crisis in India. जब पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का, उस टाइम पे फूड क्राइसिस भी इंडिया को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज मच ऑफ द कल्टिवेशन लैंड हैज़ गॉन टू पाकिस्तान. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्टिवेटिव लैंड थी वो कहाँ पे चली गई थी, पाकिस्तान में. दैट इज़ द रीज़न वाई द फर्स्ट प्लान हैड अकॉर्डेड द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. इसीलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी गई थी एग्रीकल्चर को, कि सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी क्या है, एग्रीकल्चर. सीवियर ड्राउट्स एंड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. नेक्स्ट फूड क्राइसिस का रीज़न क्या था, जो सीवियर ड्राउट्स, कई बार जो ड्राउट्स आ रहे थे उसकी वजह से भी फूड क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी. एंड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड जो भी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हो रहा था वो कंट्री में बाहर भी भेजा जा रहा था, इंपोर्ट भी हो रहा था उसका. The famine and the drought caused severe damage to the heavy loss of life in Bihar. In at least 9 districts of Bihar, there was a severe shortage of food. Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan were also affected by the shortage of food grains. The nutritional requirement of a person per day is 2400 calorie, whereas in many parts of Bihar the calorie intake had declined to just 1200. In other words, the people were unable to buy that minimum amount of food, cereal, pulses, oil, vegetables that could give him minimum prescribed calorie of energy. Public Law 480, PL 480, it was a time when Prime Minister Lal Bahadur Shastri appealed to the nation to skip a meal every week. इसके बाद जो सीरियस जो फूड क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी इंडिया को, सो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या अपील की जनरल पब्लिक से, जो जनरल सिटीजन्स थे, कि वो अपने दिन भर का एक टाइम का मील को स्किप करें. मींस एक टाइम का खाना कम खाएं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो फूड क्राइसिस जो फेस करनी पड़ रही है वो फूड क्राइसिस को हम फेस ना करें और ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकें. देन नेक्स्ट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन. The US administration often used to squeeze. Next is the Green Revolution. It was a humiliating situation for a country. The US administration often used to squeeze India and influence our socio-economic policies. So जो food crisis थी उस टाइम पे जो US administration था वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था इंडिया को, कि जो भी यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या जो भी इसको हम इन्फ्लुएंस करके यहाँ की जो भी मैनेजमेंट है या इकोनॉमिक है उसको ख़राब कर सकें. हेंस इंडिया डिसाइडेड टू इंक्रीज़ इट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. जिसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उसको ये और इंक्रीज़ करेगी.
With the adoption of the new agricultural strategies, we notice a sudden boost in food grains production in 1967 to 68. जिसके बाद इंडिया ने अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ थी उसको बूस्टअप करने का डिसाइड किया. They decided to use high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides, extensive irrigation, मॉडर्न एग्रीकल्चर सप्लीमेंट्स. सो ये सारी जो इक्विपमेंट्स है इसको यूज़ करके उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने का डिसाइड किया. दैट इज़ वाई इट इज़ टर्न एज ग्रीन रेवोल्यूशन. इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. इन अदर वर्ड्स, द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स, प्रोटेक्शंस एक्सेट्रा. ओके. इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इट्स बेनिफिट्स एंड शॉर्टकमिंग. ग्रीन रेवोल्यूशन की बेनिफिट क्या थे, इसका इफेक्ट क्या आया? Benefits. First, by adopting new agriculture strategy, the rich peasants could increase the productivity of major cereals, especially wheat and rice. जो न्यू सीड्स थे या जो न्यू इक्विपमेंट्स थे एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो रिच फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे सीरियल्स का, स्पेशली वीट एंड राइस का. Second, the green revolution could provide a good deal of employment to landless agricultural laborers. Green revolution की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो लैंडलेस लेबर्स थे, उनको अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी. थर्ड, the regions of पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश prospered. जो पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे रीजन्स थे वो अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड modern agricultural equipments. Fourth, the green revolution also changed the pattern of industry. Green revolution की वजह से इंडस्ट्रीज़ का जो पैटर्न था वो भी चेंज होने लगा. Then the shortcoming of green revolution. अब आपने बेनिफिट्स पढ़ा, अब इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थे. फर्स्ट, one harmful consequences of the green revolution was that is promoted in the regional inequality. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस कौन सा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी. सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, यहाँ पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी. सेकेंड, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाइटन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गल्फ बिटवीन द टू क्लासेस, द रिच लैंडलॉर्ड्स एंड द पुअर पीजेंट्स इन द रूरल रीजन. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो एक गैप था, जो एक गल्फ था बिटवीन द रिच लैंडलॉर्ड्स एंड द पुअर पीजेंट्स, वो और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था. एंड थर्ड, द ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू सीरियस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इतनी ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स, इरीगेशंस, हाई यील्डिंग सीड्स, जो ये बार बार इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था. जो फर्टिलिटी थी सॉइल की, जो नेचुरल फर्टिलिटी थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, and rest of the chapter we will continue in our next class.